हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे विस्तास बुक का चैप्टर 2 द टाइगर किंग। तो शुरू करते हैं। तो पहले पेज में ऐसा बताया है कि हम इस कहानी में जिसके बारे में पढ़ेंगे वो प्रतिबंधापुरम के महाराज हैं, इस कहानी के हीरो। और यहाँ उनके बहुत अलग अलग उपाधियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सताव्यग्रह समहरी, महाराजा धीराज विश्वभुवना सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAT, ACTC और CRCK, बट हिज नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। तो यहाँ पे ये जो जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, ये सब लिखा हुआ है, ये उनकी उपाधियाँ हैं कि उन्हें और क्या क्या कहकर बुलाया जाता था, या फिर उन्होंने क्या क्या चीज़ें हासिल की थी, क्या क्या उपाधियाँ थी उनकी। लेकिन उन्हें टाइगर किंग के नाम से भी जाना जाता है। और इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा कि उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। यहाँ नरेटर ऐसा कहता है कि उनका कोई इंटेंशन नहीं है, वो ऐसा प्रिटेंड नहीं करेंगे या किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताएंगे। और अब कोई बॉम्ब भी अगर उनके ऊपर फेंक दे तो भी वो अपने ट्रैक से भटकने वाले नहीं हैं, वो अपनी स्टोरी को ख़त्म करने के बाद ही रुकेंगे। तो शुरुआत में ऑथर ने ऐसा कहा है कि जब टाइगर किंग के बारे में कोई पढ़ता है तो उनके मन में ऐसी इच्छा होती है कि काश वो भी ऐसे इनडोमिटेबल करेज वाले इंसान को, जो इतने ज़्यादा करेजियस थे, उनसे फेस टू फेस मिले। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कि भरत ने राम से कहा था दशरथ के बारे में, भरत बड़े भाई थे राम जी के और उनके पिताजी का नाम दशरथ था। तो दशरथ ने राम को कहा था कि अब उनके जो पिताजी हैं वो फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने ये लाइन का इस्तेमाल किया था। तो यही लाइन ऑथर जो है वो टाइगर किंग के लिए यूज़ करते हुए कहते हैं कि टाइगर किंग अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए अब उनसे मिलना नामुमकिन है। यहाँ फाइनल अबॉर्ड ऑफ लिविंग क्रीचर्स अपनी आखिरी जगह को कहा गया है जहाँ मरने के बाद सब लोग पहुँच जाते हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो टाइगर किंग अब जिंदा नहीं रहे। तो ये इस पेज का शॉर्ट समरी थी, या इस पेज का मतलब था। इस पेज में से आपको ये सारी उपाधियाँ ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस पेज में से इतना कुछ नहीं पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये स्टुका बॉम्बर का मतलब पूछा जा सकता है। ये स्टुका एक टाइप का बॉम्ब होता है। और ये जो जितनी भी उपाधियाँ हैं ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और हाँ, इस पेज से ये भी पूछा जा सकता है कि हम टाइगर किंग से क्यों नहीं मिल सकते। तो उसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, फाइनल दैट टाइगर किंग हैज़ रीच द फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स एंड टाइगर किंग इज़ डेड। तो इस पेज में ऑथर का कहना है कि जिस तरीके से टाइगर किंग की डेथ हुई थी वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका है, और वो कहानी के अंत तक ही आपको पता चलेगा। और इस कहानी की सबसे एक फैंटास्टिक एस्पेक्ट ये है कि ऑथर बताते हैं जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था तब एस्ट्रोलॉजर्स ने एक भविष्यवाणी की थी कि किस तरह से टाइगर किंग की मौत होगी। एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि जो चाइल्ड है या जो राजकुमार है वो बड़े होके वॉरियर्स ऑफ वॉरियर बनेंगे, हीरो ऑफ हीरोज़, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, मतलब बड़े होके बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। लेकिन फिर वो एक जगह रुक जाते हैं और कहते हैं, आगे बोलते हैं कि ऐसा हमें कहना तो नहीं चाहिए, पर हमें मजबूरी में ऐसा कहना पड़ रहा है कि जो बच्चा इस अंडर द चिल्ड्रन हु इज़ बॉर्न अंडर दिस स्टार, मतलब इस ग्रह दिशा में जो भी बच्चे पैदा होते हैं उन्हें एक दिन मरना होगा। तो उसी वक्त एक मिरेकल होता है। तो क्या मिरेकल होता है कि वो जो छोटे राजकुमार होते हैं वो सिर्फ 10 दिन के होते हैं, और वो 10 दिन के होने के बाद भी ऐसे बोलते हैं, ओ वाइस प्रॉफिट्स। और जैसे ही सब लोग ये बात सुनते हैं तो सब लोग एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन। तो यहाँ ये जो वर्ड है स्टुपेफैक्शन, इसका मतलब होता है सरप्राइज। जैसे ही सब सुनते हैं ओ वाइस प्रॉफिट्स तो सब हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं कि ये किसने बोला। तभी आवाज़ आती है ओ वाइस प्रॉफिट्स,
इट वॉज आई हु स्पोक, मतलब कि जो क्रेडल के अंदर से टाइगर किंग है, 10 दिन के टाइगर किंग, वो बोल रहे होते हैं। तो अब सब सुन लेते हैं और अब किसी को कोई डाउट नहीं होता कि किसने बोला है, और सबको पता चल जाता है कि ये जो अभी न्यू बॉर्न इन्फेंट है, ये जो बच्चा है, इसने 10 दिन का, इसने ये कहा है। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो अपने चश्मे उतारते हैं और मतलब बहुत ही हैरानी से उस बच्चे को देखते हैं। फिर वो बच्चा बोलता है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है, ये हमें नहीं जानना है आपसे, लेकिन अगर आप बता सको कि किस तरीके से मरूंगा या फिर कब मरूंगा, तो आपकी बात में कुछ सेंस भी निकले, क्योंकि जो चीज़ एक बार बनी है दुनिया में उसे तो एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है, ये बात तो हर किसी को पता होती है। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो अपनी ऐसे नोज़ पे फिंगर रख के बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं कि एक 10 दिन का बच्चा अपने लिप्स खोल के इतने क्लियर स्पीच में बोल भी पा रहा है, और सिर्फ बोल ही नहीं रहा, इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछ रहा है। फिर वो अपनी नोज़ पे से फिंगर हटाते हैं और प्रिंस को, जो छोटा सा राजकुमार है, उसको देख के ऐसे बोलते हैं कि जो राजकुमार है, ही इज़ बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। बुल मीन्स जो काव होती है, काव के मेल फॉर्म को बुल बोलते हैं। तो जो राजकुमार था वो ही वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, और जो बुल के एनिमी होते हैं वो टाइगर होता है। देयरफॉर जो टाइगर किंग की डेथ आएगी या राजकुमार की डेथ आएगी वो किसी टाइगर की वजह से आएगी, ऐसा चीफ एस्ट्रोलॉजर ने समझाया। तो अब सब ऐसा सोच रहे होंगे कि जैसे ही जो राजकुमार है जंग जंग बहादुर, उनका नाम, टाइगर किंग से पहले उनका नाम ये था, तो जैसे ही टाइगर का नाम सुनते हैं तो सब ऐसे सोचते हैं कि वो डर जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे ही प्रीस्ट या एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि टाइगर से मौत आएगी, तभी जो राजकुमार है वो बोलता है लेट टाइगर्स बीवेयर, जैसे कि वो एक चेतावनी दे रहे हैं टाइगर्स को, और उन्हें इस बारे में सुन के बिल्कुल डर नहीं लगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में ऐसा बताया गया है कि जो क्राउन प्रिंस थे जंग जंग बहादुर, वो जैसे ही बड़े होते जा रहे थे बहुत ही लंबे और स्ट्रांग होते जा रहे थे, और जैसे कि बाकी की इंडियन स्टेट्स के राजकुमार को बड़ा किया जाता है, वैसे ही वो भी बड़े हुए। वो एक इंग्लिश काऊ का दूध पीते थे, उन्हें जो पढ़ाते, उनका जो ध्यान रखती थी वो भी एक इंग्लिश नैनी थी, और उन्हें एक अंग्रेज़ ही इंग्लिश पढ़ाता था, और वो सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखा करते थे। और जैसे ही वो 20 साल के हुए तो उनका जो राज्य है वो उनके हाथों में आ गया। पर जो राज्य के लोग थे वो उन सबको एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन याद थी, तो उस चीज़ पे सब चर्चा करते रहते थे कि एक दिन हमारा राजा मर जाएगा किसी टाइगर की वजह से, और ये बातें धीरे धीरे राजा के भी कानों में पड़ रही थी कि मेरे राज्य में ऐसी बातें चल रही हैं। और जो प्रतिबंधापुरम स्टेट थी वहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट थे जिनके अंदर बहुत सारे टाइगर्स होने की संभावना थी, और जो राजा थे उन्हें एक पुरानी कहावत पता थी कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, मतलब आप सेल्फ डिफेंस में एक गाय को भी मार सकते हैं, तो फिर टाइगर को सेल्फ डिफेंस के लिए मारना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये उनका एक एस्केप था या खुद को क्लियर प्रूव करने का एक तरीका था, वो पुरानी कहावत का सहारा लेके खुद को क्लियर प्रूव कर रहे थे कि अगर मैं सेल्फ डिफेंस में टाइगर्स को भी मार दूँ तो वो कोई गलत बात नहीं है। और ऐसे वो अपने ही राज्य में टाइगर हंट पे निकल जाते हैं, और जैसे ही वो अपना पहला टाइगर मारते हैं तो वो एकदम थ्रिल्ड फील करते हैं, और वो पूरे स्टेट को और एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने पहला टाइगर मार दिया और मैं किसी टाइगर से डरता नहीं हूँ। और वो जो पहला टाइगर उन्होंने मारा होता है वो उसी एस्ट्रोलॉजर को भेजते हैं और दिखाते हैं कि देखो मैंने इस बीस्ट को ख़त्म कर दिया, ये क्या मुझे ख़त्म करेगा। और वो एस्ट्रोलॉजर से ऐसा क्वेश्चन करते हैं, अब तुम क्या कहना चाहोगे। तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो जवाब देता है कि योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट मतलब कि आप जो हैं वो 99 टाइगर्स ऐसे ही मार सकते हैं, लेकिन तो राजा पूछता है लेकिन क्या, बोलो बिना डर के बोलो। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आपको 100वें टाइगर से केयरफुल रहना पड़ेगा।
तो राजा पूछता है कि अगर 100वां टाइगर भी मैंने मार दिया तो तुम क्या करोगे इस बारे में। तो ये इस पेज पे था। तो इस पेज से यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो राजा था उन्होंने क्या पुरानी सेइंग का सहारा लिया खुद को क्लियर प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ से यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, ऐसा आप लिख सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो राजकुमार थे वो कैसे बड़े हुए थे। तो वो इंग्लिश काऊ का दूध पीते थे और सब कुछ उनका बाकी राजकुमारों की तरह हुआ था। आप यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ तक। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो पुरानी स्लाइड में जैसे राजा पूछता है एस्ट्रोलॉजर से कि अगर मैं 100वें टाइगर को भी मार दूँ तो आप क्या कहेंगे। तो यहाँ जो है वो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो मैंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी हैं मैं सबको आग लगा दूंगा एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। तो यहाँ टफ्ट का मतलब होता है जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने सर पे एक चोटी रखते हैं और बाकी जगहों से जो सर होता है वो वहाँ बाल नहीं होते। तो टफ्ट मतलब वो उस चोटी को कहते हैं। तो कहते हैं मैं अपनी आई विल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। मैं अपनी चोटी काट दूंगा, बालों को छोटा क्रॉप करके एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ऐसा कह के एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपनी बात ख़त्म करते हैं। फिर उस दिन से प्रतिबंधापुरम में जो टाइगर्स होते हैं उनका सेलिब्रेशन का टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टेट में ऐसा ऑर्डर देता है महाराज कि अब टाइगर हंटिंग जो है वो बैन है प्रतिबंधापुरम में। और ऐसा रूल वहाँ पे पास करते हैं कि अगर किसी ने भी टाइगर के ऊपर एक स्टोन तक भी फेंका तो उनकी सारी वेल्थ और जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर लेंगे। और राजा ऐसा भी कहते हैं कि अब वो बाकी सारे मैटर्स पे तभी ध्यान देंगे जब वो 100 टाइगर्स को मार देंगे। तो शुरुआत में जो राजा थे वो पूरे वेल सेट थे अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए, 100 टाइगर्स को मारने के लिए। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कोई खतरा नहीं झेला। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो बुलेट है वो मिस कर जाती थी टाइगर को, मतलब टाइगर नहीं मरता था बुलेट से और उनके ऊपर कूद जाता था। तो ऐसे टाइम में वो खुद अपने हाथों से लड़के टाइगर को मारते थे और हमेशा राजा की ही जीत होती थी। तो इस पेज से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्ट्रोलॉजर का क्या जवाब था राजा को। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ तक। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिबंधापुरम में जो टाइगर हंटिंग थी वो बैन हो गई थी। यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर कोई भी इंसान जो है वो टाइगर को अगर एक स्टोन भी फेंक के मारता था तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते थे। तो इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इस पेज में ऐसे बताया है कि एक बार ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जो राजा थे वो अपनी राजगद्दी या अपनी थ्रोन को भी हारने वाले थे। तो ऐसा होता है एक हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर जो होता है वो प्रतिबंधापुरम में आता है और उनको उस ऑफिसर को टाइगर हंटिंग का बहुत शौक होता है और फिर टाइगर को मारने के बाद उसके ऊपर पैर रख के फ़ोटो खिंचवाने का। तो वो प्रतिबंधापुरम जाते हैं, वहाँ पे भी अपनी यही इच्छा बताते हैं। पर जो राजा होता है वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं हम आपके लिए बोर हंट, माउस हंट और मॉस्किटो हंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पर टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। तो ऐसे सिचुएशन में जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी होता है वो महाराज को एक नोट भिजवाता है दीवान के हाथों कि जो दुरई हिमसेल्फ, यहाँ पे दुरई वर्ड जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर के लिए यूज़ किया है कि वो खुद टाइगर को नहीं मारेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यानी महाराज जो है वो टाइगर को मारें और जो दुरई है उनके लिए सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है कि टाइगर के साथ एक फ़ोटो चाहिए उनको, कि वो एक गन को होल्ड करके और टाइगर के ऊपर, जो टाइगर की डेड बॉडी है उसके ऊपर पैर रख के उनको एक फ़ोटो चाहिए। पर जो महाराज होते हैं वो इसके लिए भी मना कर देते हैं। वो ऐसा सोचते हैं अगर मैंने आज इनको हाँ बोल दिया तो बाद में और भी ब्रिटिश ऑफिसर्स आएंगे और वो भी कहेंगे कि हमें भी टाइगर को मारना है। तो उन्होंने क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर की इस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए मना कर दिया था, तो अब उनके राज्य पे एक खतरा था कि वो अपनी राजगद्दी को हार सकते हैं। तो इस टॉपिक पे जो महाराज हैं और जो दीवान हैं वो इस इशू को बहुत ही सीरियसली लेते हैं
और उनका इस इशू का वो ये सल्यूशन उनको मिलता है कि वो एक टेलीग्राम भेजते हैं कलकत्ता की एक फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स को, मतलब कलकत्ता में एक ज्वेलरी बनाने की एक कंपनी थी, उनको टेलीग्राम भेजते हैं, सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, कि अलग अलग डिज़ाइन की डायमंड रिंग्स के सैंपल भेजो। तो उनके पास कुछ 50 रिंग्स के सैंपल आए, तो महाराजा ने जो भी 50 रिंग्स थी वो जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दिए। तो जो किंग थे और जो उनके मिनिस्टर्स थे उन्होंने ऐसा सोचा था कि द दुरासानी टू चूज़ 1 और 2 रिंग्स, यहाँ पे जो दुरासानी वर्ड है वो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए यूज़ किया गया है। उन्होंने ऐसा सोचा था कि वो 1 या 2 रिंग रख लेंगी और बाकी सब वापस भेज देंगी, पर उन्होंने सारी रिंग्स रख ली और एक नोट भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपके गिफ्ट्स के लिए शुक्रिया। तो 2 दिन में उनका 3 लाख रुपए का बिल जो था वो ब्रिटिश कंपनी से बन के आया, लेकिन फिर भी महाराजा थे जो वो खुश थे कि भले ही उनका 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ हो पर एटलीस्ट उनकी किंगडम बच गई। तो फिर कुछ सालों तक जो राजा थे उनका टाइगर हंट बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने 10 सालों में कम से कम 70 टाइगर्स को मार दिया था। अब इतने सारे टाइगर्स मारे जा चुके थे तो प्रतिबंधापुरम में जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो नेग्लिजिबल हो गई थी, उनको और टाइगर्स मिल ही नहीं रहे थे। तो कुछ ऐसा भी मानना था कि अब किसको पता कि टाइगर ने बर्थ कंट्रोल यूज़ करना शुरू कर दिया हो या दे स्टार्टेड कमिटिंग हराकिरी। हराकिरी का मतलब होता है सुसाइड। तो इस पेज में इतना ही था। इस पेज से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि क्या डेंजर था जिसकी वजह से जो राजा थे वो अपनी थ्रोन लूज़ कर सकते थे। तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर हंट के लिए मना कर दिया था, इसीलिए वो अपनी थ्रोन लूज़ कर सकते थे। और यहाँ से भी आपको लिखना पड़ेगा इतना। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो महाराज का मतलब उनका जो किंगडम था उस पर इतना ज़्यादा कर्ज 3 लाख रुपए का कैसे आया। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को बहुत सारे रिंग्स भेजे थे और वो 2 दिन में उनका इतना सारा बिल बन के आया, इसीलिए उनकी किंगडम पे इतना कर्जा आ गया था। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो लास्ट पेज में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि क्या टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल यूज़ करना शुरू कर दिया है या सुसाइड कमिट कर लिया है, या फिर वो प्रतिबंधापुरम से भाग गए हैं क्योंकि उनकी ऐसी डिज़ायर है कि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथों से मरे। तो फिर एक दिन जो राजा होता है वो दीवान साहब को बुलाता है और बोलता है कि दीवान साहब, क्या आपको नहीं पता कि अभी भी मेरी इस गन से 30 टाइगर और मारे जाने बाकी हैं। और जो राजा है वो अपनी गन को दीवान साहब की तरफ ऐसे मूव करके ये लाइन बोलते हैं। तो गन देख के जो दीवान साहब होते हैं वो डर जाते हैं और वो ऐसे दीवान क्राइड आउट, मतलब वो डर के ऐसा बोलते हैं, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। तो वही राजा बोलते हैं, विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन पागल तुम्हें टाइगर बोलेगा। फिर दीवान साहब कहते हैं कि नो आई एम नॉट अ गन, मैं गन भी नहीं हूँ। तो राजा कहता है, ना तुम टाइगर हो ना तुम गन हो। अरे दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ इसीलिए एक अलग पर्पस से बुलाया है और मैं शादी करना चाहता हूँ, ऐसा राजा दीवान साहब से कहते हैं। तो इस पे दीवान साहब बोलते हैं, योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरी ऑलरेडी 2 वाइफ हैं और अगर मैं आपसे शादी करूँगा तो राजा कहते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस, मैं आपसे क्यों शादी करूँगा और मुझे एक टाइगर चाहिए। तो फिर दीवान साहब बोलते हैं, योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, ज़रा सोचिए, आपके जो एंसेस्टर्स थे, आपके जो पूर्वज थे, उन्होंने स्वॉर्ड यानी तलवार से शादी की थी और अगर आप चाहते हैं तो आप गन से शादी कर लीजिए, पर एक टाइगर से शादी करना, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, मतलब कि आप खुद एक टाइगर किंग हैं और अब वहीं आप टाइगर से शादी कर लेते हैं तो एक टाइगर क्वीन भी आ जाएगी और हमारे राज्य को ये नहीं चाहिए। तो ये सुन के जो राजा है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है कि मैं टाइगर से शादी करने का नहीं सोच रहा हूँ, पर मुझे एक लड़की से शादी करनी है और आप डाटा कलेक्ट कीजिए, स्टैटिस्टिक्स कीजिए ऐसे जगह की या ऐसे प्रदेश की जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन बहुत अच्छी हो।
और आप पता करिए कि अगर वहाँ कोई राजकुमारी हो या जिस स्टेट की टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ कोई शादी लायक कन्या है, राजकुमारी है, तो मैं वहाँ शादी कर लूँ उस रॉयल फैमिली में। तो दीवान जो है उनके लिए ये सब काम करते हैं और एक ऐसा स्टेट ढूंढ लेते हैं, वहाँ एक राजकुमारी होती है और वहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी खासी होती है। तो उनकी शादी हो जाती है और वो जब भी अपने फादर इन लॉ से मिलने के लिए जाते हैं तो 5-6 टाइगर्स हमेशा वो वहाँ पे मार के आ जाते हैं। तो इस तरह से 99 टाइगर्स वो मार चुके होते हैं टोटल। और उन्होंने जो भी टाइगर्स मारे होते हैं उनकी स्किन निकाल के अपने रिसेप्शन हॉल में लगाई होती है प्रतिबंधापुरम में, ताकि वो लोगों को ऐसा दिखा सकें कि उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो राजा ने 99 टाइगर्स मार दिए होते हैं, पर अब उनको बहुत ही एंशियस फील होने लगता है, एंजाइटी फील होने लगती है और बहुत ही पीक एंजाइटी उनको फील होती है जब सिर्फ एक टाइगर बाकी होता है जिसको मार के वो अपने 100 का टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो पूरा दिन भर वो यही सोचते रहते हैं, रात को भी उनको यही सपने आते हैं कि बस एक और टाइगर बचा है। लेकिन अब तक तो है जो उनके फादर इन लॉ थे उनके किंगडम के भी सारे टाइगर्स मर चुके थे, प्रतिबंधापुरम के भी सारे टाइगर्स मर चुके थे और अब कहीं भी टाइगर मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो गया था। लेकिन उनको फिर भी एक टाइगर बाकी था 100 टाइगर पूरे करने के लिए। उनको सिर्फ एक टाइगर की और ज़रूरत थी, फिर उनको किसी चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो फिर अपनी टाइगर हंटिंग को यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उनको ये लास्ट टाइगर मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि उनको याद था कि एस्ट्रोलॉजर ने उनसे कहा था कि आप 99 टाइगर्स को तो मार सकते हो, पर आपका जो 100th टाइगर होगा, 100वां टाइगर होगा, उससे आपको बच के रहना पड़ेगा। और ये तो राजा को भी पता था कि हाँ, जो टाइगर्स होते हैं बहुत ही सैविज बीस्ट होते हैं, उनको हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब वो ये 100वां टाइगर ढूंढे कहाँ से, कहाँ मिलेगा उनको? और अब ऐसा हो गया था कि टाइगर का दूध मिलना ज़्यादा इजी था, जबकि एक ज़िंदा टाइगर मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और जो महाराज थे वो बहुत ही मतलब निराश हो गए थे, पर तभी उनको एक खुशखबर आती है कि उनके खुद के स्टेट में जो शीप्स हैं, बकरियां हैं, वो गायब हो रही हैं धीरे धीरे एक गांव से जो कि हिल साइड में है। और पहले उन्होंने ये पता किया कि कहीं ये खादर मियाँ साहब या फिर वीरासामी नायकर का काम ना हो। तो ये दो वहाँ पे चोर होते हैं, खादर मियाँ साहब और वीरासामी नायकर। तो ये चोर होते हैं और पहले इनसे ऐसा पूछा जाता है कि कहीं तुम तो नहीं हो जो शीप्स को चुरा रहे हो। तो ऑफ कोर्स अब वो चोर है तो वो सामने से तो नहीं बताएंगे ना कि हाँ हम ही ऐसा कर रहे हैं, तो वो मना कर देते कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो फिर सब ऐसे समझने लग जाते हैं अगर इन्होंने नहीं चुराया तो पक्का फिर कोई टाइगर ही है जो शीप्स को उठा के ले जा रहा है। तो जो गांव वाले थे बहुत जाके वो महाराज को बताते हैं और जो महाराज होता है वो खुश होके उनको 3 साल तक जितने भी टैक्स होते हैं वो उस गांव के लिए माफ़ कर देता है और वहाँ पे जाके टाइगर ढूंढने लग जाता है। और जो राजा है वो वहाँ जाते हैं टाइगर को ढूंढने के लिए, और जो टाइगर होता है उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जो राजा है वो अपनी विल नहीं छोड़ते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं और फॉरेस्ट में ही रहते हैं जब तक उनको टाइगर नहीं मिल जाता। तो ऐसे बहुत सारे दिन चले जाते हैं और इतने टाइम तक जंगल में रहने के बाद और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो जो महाराज है उनकी उनके सब्र का बांध टूट रहा होता है और वो बहुत ही गुस्से में होते हैं और इस चक्कर में काफ़ी सारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जॉब्स चली जाती हैं, वो उनको गुस्से में जॉब से निकाल देते हैं। और एक दिन राजा को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने दीवान को बुलाता है और बोलता है कि इस गांव में जो लैंड टैक्स है उसको डबल कर दो। पहले उन्होंने खुश होकर सारे टैक्स माफ़ कर दिए थे और अब बोलते हैं कि जो लैंड टैक्स है उसको डबल कर दो। तो वहीं दीवान बोलता है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो जो गांव के लोग हैं और भी जो प्रजा है वो सब बहुत ही परेशान हो जाएंगे और ऐसे चक्कर में जो हमारा राज्य है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में जा सकता है। तो ऐसा दीवान साहब बोलते हैं। तो राजा कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम भी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दो जैसे बाकी ऑफिसर्स को निकाला है। तो जब दीवान साहब अपने घर जाते हैं तो उनको ये बात पता होती है कि अगर महाराजा को अब टाइगर नहीं मिला तो इस बात का रिज़ल्ट बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक यानी डिवास्टेटिंग होगा, बहुत बुरा होगा सबके लिए। और फिर उनके जान में जान आती है जब वो देखते हैं कि उनके घर में जो टाइगर है, मतलब उन्होंने पहले से एक घर में टाइगर ला के रखा होता है जो कि एक ज़ू से होता है और वो ज़ू का नाम होता है पीपल्स पार्क और ये मद्रास में होता है और वो वहाँ से टाइगर ला के अपने घर में छुपा के रखते हैं।
तो मिडनाइट में जब पूरा गांव या सब पूरे टाउन में सब सो जाते हैं, तो जो दीवान होता है और जो उनकी एज्ड वाइफ होती है, वो उस टाइगर को घसीट के लेके जाते हैं और उसको कार की सीट पे रख देते हैं। और जो दीवान है वो खुद कार को ड्राइव करते हैं और उसी फॉरेस्ट में ले जाते हैं जहाँ महाराज जो है वो हंटिंग के लिए इंतज़ार कर रहे थे, टाइगर ढूंढ रहे थे। जब वो फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जो तो टाइगर है वो सत्याग्रह लॉन्च कर देता है। सत्याग्रह वॉज अ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के मतलब बात ही नहीं मानता है बिल्कुल दीवान की, और कार से बाहर आने के लिए तैयार नहीं होता, कार में ही बैठा रहता है। तो जो दीवान है उनको खुद एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो, और फिर उनको खुद उस बीस्ट को कार से धक्का देके बाहर निकालना पड़ता है ग्राउंड पे, तब वो जाके वो बाहर आता है। फिर उसी रात मतलब उसी दिन जो टाइगर होता है वो उसी जंगल में फिर घूमने लग जाता है और राजा के सामने आके खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो बोल रहा हो कि मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो जैसे ही राजा टाइगर को देखता है वो खुश हो जाते हैं और वो टाइगर की तरफ एम करते हैं अपनी गन से और गोली चलाते हैं, और तभी जो टाइगर होता है वो एक हीप में गड्ढे में गिर जाता है। और जो राजा होता है वो बोलता है, आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वां टाइगर मार दिया। और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो ऐसा ऑर्डर करते हैं कि इस टाइगर को अब हम कैपिटल मतलब अपने राज्य में लेके चलेंगे बहुत ही धूमधाम के साथ, और सबको दिखाएंगे कि हमने 100th टाइगर भी मार दिया है। और वो ऐसे अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं राजा। तो जैसे ही महाराजा चले जाते हैं, तो जो हंटर्स होते हैं बाकी जो उनके साथ आए होते हैं वो जाते हैं उस गड्ढे के पास और ध्यान से देखते हैं टाइगर को, और टाइगर उनको देखने लग जाता है। मतलब अभी टाइगर मरा नहीं था, और उसकी आंखें बहुत ही ऐसे रोलिंग हिज आइज, मतलब आंखें अभी भी ऐसी थी थोड़ी, क्योंकि टाइगर जो है वो डर गया था गोली की आवाज़ सुन के, वो एक्चुअली मरा नहीं था। जैसे ही जो वहाँ पे हंटर्स होते हैं उनको ये रियलाइज़ होता है कि टाइगर मरा नहीं है, जो बुलेट थी वो मिस हो गई थी, और बुलेट की आवाज़ सुन के टाइगर फेंट हो गया था, शॉक हो गया था, इसीलिए वो गड्ढे में गिर गया था। तो वो सोचते हैं अब हम क्या करें, टाइगर तो मरा ही नहीं है, और क्या हम राजा को जाके बताएं नहीं बताएं। तो फिर वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि राजा को नहीं पता चलना चाहिए कि उनका टाइगर मिस हो गया है, क्योंकि अगर उनको पता चल गया तो क्या पता हम अपनी जॉब्स खो दें। तो जो उनमें से कोई एक हंटर होता है वो गन को एम करता है टाइगर की तरफ और शूट कर देता है, टाइगर को मार देता है, बिल्कुल मिस नहीं होती है उसकी गोली, और टाइगर मर जाता है। और फिर जैसा कि किंग ने कमांड किया होता है कि जो डेड टाइगर है उसको वो एक ग्रैंड सेरेमनी करके टाउन में लेके जाएंगे और दिखाएंगे, तो ऐसे ही वो उसको लेके जाते हैं और फिर उसको अच्छे से टाउन में ले जाके फिर उसको गाड़ देते हैं। फिर कुछ दिन बाद जो महाराज होता है उनका जो बेटा होता है क्राउन प्रिंस, उसका 3rd बर्थडे होता है, वो 3 साल का होने वाला होता है। तो अब तक जो राजा थे उनका पूरा ध्यान टाइगर हंटिंग पे था और वो बिल्कुल भी टाइम राजकुमार को नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब जब 100 टाइगर मर गए हैं तो वो अपना ध्यान बच्चे पे दे सकते हैं। तो वो उसके बर्थडे के लिए शॉपिंग करने प्रतिबंधापुरम के शॉपिंग सेंटर्स पे जाते हैं और हर शॉप पे जाके ढूंढते हैं, पर उसको क्या गिफ्ट करना है उनको ऐसा कुछ सूटेबल मिलता नहीं है। फिर वो एक जगह पे जाते हैं और उन्हें वहाँ पे एक वुडन टाइगर मिलता है, एक टॉय शॉप पे लकड़ी का बना हुआ टाइगर दिखता है, और वो सोचते हैं कि यही परफेक्ट गिफ्ट है क्राउन प्रिंस के लिए। तो जो वुडन टाइगर होता है उसका प्राइस होता है 2 अनाज एंड अ क्वार्टर, 2 अनाज, और क्वार्टर मीन्स 1/4। तो जो शॉपकीपर होता है उसको ये प्राइस पता होता है, लेकिन ये महाराजा के हिसाब से बहुत ही लो प्राइस होता है। तो शॉपकीपर ऐसा सोचता है मैं इतना कम प्राइस बताऊंगा तो कहीं ये मुझे सज़ा ना दे दे। तो शॉपकीपर ऐसा बचने के लिए सज़ा से वो ऐसा बोलता है कि महाराज, ये बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल है क्राफ्टमैनशिप का, बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो बार्गेन करने के बाद भी इसका प्राइस 300 रुपीज़ है। तो राजा बोलते हैं वेरी गुड, और अब इसको, ये जो टाइगर है ये तुम्हारी तरफ से हमारे क्राउन प्रिंस के लिए एक तोहफा समझो, और उनके बर्थडे पे अब ये तुम्हारी तरफ से गिफ्ट हो गया। और वो उसको कुछ पैसे नहीं देते हैं और वुडन टाइगर को उठा के चले जाते हैं। और उस दिन जो महाराज होते हैं वो उस वुडन टाइगर के साथ और प्रिंस मिलके उस वुडन टाइगर के साथ दोनों खेलते हैं। तो वो जो वुडन टाइगर होता है वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने उसको बनाया होता है, तो जो उसका सरफेस होता है वो रफ़ होता है और उसमें से टाइनी स्लिवर्स मतलब छोटे छोटे
जो लकड़ी के पीसेस होते हैं वो ऐसे बाहर आ रहे होते हैं। स्लीवर मीन्स सुई की तरह छोटी छोटी लकड़ियाँ बाहर आ रही होती हैं। तो उनमें से एक स्लीवर बोल सकते हैं वो राजा के राइट हैंड में चुभ जाती है और वो उसको लेकिन बाहर निकाल देते हैं लेफ्ट हैंड से और खेलना कंटिन्यू रखते हैं। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि उनके जिस हाथ में राइट हैंड में स्लीवर लगी होती है वहाँ इन्फेक्शन फैल जाता है और 4 डेज़ में वो जो इन्फेक्शन होता है वो और बढ़ता ही जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो एक बड़ा घाव बन जाता है जो उनके पूरे हाथ में फैल जाता है। तो इसलिए मद्रास के बहुत ही फेमस 3 सर्जन्स को बुलाया जाता है महाराज की सर्जरी के लिए और वो ऑपरेशन करना डिसाइड करते हैं और ऑपरेशन शुरू होता है। और जब सर्जन्स ऑपरेशन थिएटर के बाहर आते हैं वो कहते हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, द महाराजा इज़ डेड, महाराज अब नहीं रहे, मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल है पर महाराजा अब मर चुके हैं। तो इस तरह से जो 100 टाइगर वाली जो भविष्यवाणी हुई थी वो सच हो जाती है और जो 100th टाइगर होता है वो एक्चुअली में वुडन टाइगर होता है क्योंकि जो 99 टाइगर के बाद जो उन्होंने एक टाइगर मारा था वो एक्चुअली मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश हो गया था और एक हंटर ने उसको मारा। तो अभी भी 100 टाइगर नहीं मरे होते हैं और ये वुडन टाइगर उनका 100वां टाइगर होता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। सो दैट वॉज द स्टोरी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।